अच्छा जी, जो मैंने आपको फाइल शेयर की है ना अभी डेटाबेस हेल्पर की, ये वो वाली फ़ाइल है। ठीक है, इस फाइल के अंदर क्या है ये मैं आपको भी बताता हूँ। इस फाइल में हमने अपना सारा डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है और उसके बाद हमारे जो जितने भी क्यूरीज होंगी, जितनी भी एसक्यूएल के साथ हमने क्यूरीज करनी होंगी, वो सारी क्यूरीज हमने यहाँ पे लिखी है एक फंक्शंस की फॉर्म में। हर क्यूरी के लिए हमने अलग से फंक्शन बनाया है। जिस तरह हमने डेटाबेस यूजर को रजिस्टर्ड करना है तो उसके लिए इंसर्ट की क्यूरी यूज होगी, तो वो हमने रजिस्ट्रेशन का एक फंक्शन ही अलग बना दिया। वो फंक्शन हम जस्ट कॉल करेंगे तो आपका डेटाबेस में जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें हमने किया क्या है। इस फाइल में, ये जो फाइल है इसका नाम हमने रखा है डेटाबेस हेल्पर, और यहाँ पे एक्सटेंड हमने किया है इसको एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से। ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, बिल्ट हमें मिलती है एंड्रॉइड स्टूडियो में, और ये जो लाइब्रेरी है ये डेटाबेस के साथ काम करती है। हमने जब भी डेटाबेस के साथ कुछ काम करना है तो ये लाइब्रेरी हम यूज करेंगे, तो इसको यूज करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं, डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, डेटाबेस में जो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डेटाबेस के साथ जो भी करनी होंगी वो इस लाइब्रेरी को यूज़ एक दफ़ा हमने कर लिया, उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करते रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने डेटाबेस का नेम लिखा, जिसमें हमने डीबी नेम उसका एक वेरिएबल बना लिया, उसका नेम हमने लिखा डीबी नेम, और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है ये। ठीक है, और इसका नेम डेटाबेस का मैंने क्या रखा है यहाँ पे spds_db.db। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ और भी नेम रख सकते हैं, अपनी मर्जी का जो भी नेम, कोई मीनिंगफुल नेम हो। ये नहीं कि मैं अपने वो पेट का नाम रख लूँ, तो वो गलत चीज़ है। जो मीनिंगफुल हो, जो आपके बताए कि ये आपका डेटाबेस का मकसद क्या है, ये किस चीज़ का डेटाबेस है। ठीक है, एसपीडीएस मैंने इसलिए रख लिया कि ये प्रोटोटाइप में हमें दिया गया था नेम प्रोजेक्ट का। ठीक है, प्रोटोटाइप का नेम ये हमें दिया गया था, इसलिए मैंने इसको रख लिया। .db आप लिखेंगे फिर भी ठीक है, नहीं लिखेंगे फिर भी ठीक है। ठीक है, सिर्फ एक्सटेंशन के बगैर भी आप डाल देंगे फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन डालने तो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद एक अच्छा, इनकी जो टाइप होगी ना, जो वेरिएबल हम यहाँ पे बना रहे हैं, इनकी प्राइवेट और स्टैटिक, इनकी ये टाइप आपने रखनी है। मतलब इनका एक्सेस स्पेसिफिकेशन जो है ना वो प्राइवेट और स्टैटिक रखनी है। स्टैटिक इसलिए है कि यहाँ पे हम कहीं भी इसका बगैर इस प्रोजेक्ट के अंदर बगैर किसी उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के इसको हम एक्सेस कर सकें। प्राइवेट हम इसलिए रख रहे हैं कि ये इस फाइल के बाहर, इस क्लास फाइल से बाहर कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फिर उसके बाद हमने डीबी वर्जन का एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एक टाइप है, क्लास है यहाँ पे, और उसका ये हमने वेरिएबल एक बनाया है। आप ऑब्जेक्ट समझ लें इसको, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट नाम रखा है ऑब्जेक्ट का, ये हम आगे यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट को। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो है डेटाबेस वर्जन को डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, इसको हमने 1 से। पहला जो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे उसका वर्जन 1 होगा, जब हम इसको दोबारा क्रिएट करेंगे तो उसका वर्जन 2 हम रखेंगे। इस तरह हम इसको चेंज करेंगे अगर हम इसको अपडेट करेंगे, वैसे नॉर्मली करते नहीं है। ठीक है, तो जब जहाँ पे डेटाबेसेस या बड़े होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, तो वहाँ पे वो फिर अपडेट वर्जन जो है वो उसका वो वर्जन उसका बना के रखते हैं। हर वर्जन का एक कोड रखते हैं और उस वर्जन पे जो जो उन्होंने चेंजेस की होती हैं वो उसके साथ रखते हैं। फिर यहाँ पे हमने देखें, ये फाइल का नेम है डेटाबेस हेल्पर, और वही ये फंक्शन का नेम है। ये क्या है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, जब भी हम फंक्शन इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो हमारी ये फाइल जो है ये कॉल होगी, इसमें जितना कुछ हमने लिखा हुआ है उसका उसको हमें एक्सेस मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इसके कंस्ट्रक्टर कॉल करने से हमारे इसके लिए जो एक जो मेमोरी है वो क्रिएट हो जाती है स्टोरेज में। ठीक है, तो जब मेमोरी क्रिएट हो जाएगी तो फिर हम अपने सारे जो फंक्शन हैं इनको परफॉर्म कर सकेंगे। जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ पे इसको पास किया वही कॉन्टेक्स्ट हम इसको यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, और ये सुपर फंक्शन इसका जो है कॉल होता है, वो सुपर फंक्शन कहाँ से आई है, एसक्यूएल डेटाबेस हेल्पर ओपन हेल्पर से इसका सुपर फंक्शन आया। इसके जो 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर सुपर फंक्शन होता है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा डीबी नेम। डीबी नेम इसको हमने वही दे दिया जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तीसरा इसका जो है वो कर्सर फैक्ट्री होता है, इसको हम नल रख लेते हैं।
चौथा इसका डेटाबेस का वर्जन होता है, वो डेटाबेस का वर्जन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो है ये हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट को हम इसमें सेव करेंगे। क्या चीज़, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट दिया होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। कैसे सेव होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन जो है इस कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेव करोगे। जो कॉन्टेक्स्ट इस पैरामीटर के तौर पे इसको मिला होगा वो यहाँ पे एज ए ग्लोबली इसको हम सेव करवा दें कॉन्टेक्स्ट में। पहली बात यह कि कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। कॉन्टेक्स्ट किसी चीज का कोई एनवायरनमेंट है। जिस तरह ये हमारी डेटाबेस हेल्पर की फाइल है तो ये डेटाबेस हेल्पर फाइल का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो जिस तरह हम ये क्लास है ये क्लास का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो वो उसका एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट जो उसका है उसको ही कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कोई नई चीज नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। वैसे नाम से लगता है ये पता नहीं क्या है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट इसका एनवायरनमेंट का वर्किंग एनवायरनमेंट जहाँ पे वो जो है वो लाई कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट यूज किया है ऑन क्रिएट का। अच्छा, यहाँ पे ना ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ओवरराइड, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है ओवरराइड, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, जिनके ऊपर लिखा हुआ ना ओवरराइड, ये फंक्शन हमने ओवरराइड किए हैं। कहां से ओवरराइड किए हैं, इस क्लास से। ये हमारे पास पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। इनहेरिटेंस तो आपने पढ़ी होगी ना। इनहेरिटेंस में क्या होता है, पेरेंट क्लास के जितने भी फंक्शन होते हैं वो चाइल्ड क्लास भी एक्सेस कर सकती है, यूज कर सकती है। तो इसके अंदर ये दो फंक्शन जो है ना, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड, ये दो फंक्शन बेसिकली इस फाइल के अंदर, इस क्लास के अंदर बने हुए हैं। तो इनको हमने ओवरराइड किया, इनको हमने रीराइट किया है, अपनी मर्जी से हमने इनको राइट किया है। तो अपनी मर्जी से राइट करने के लिए हमने यहाँ पे ये फंक्शन इसको कॉल किया, इसको ओवरराइड कर लिया हमने, मतलब वहां से यूज करके अपनी मर्जी से हमने इसको ओवरराइड कर लिया। और फिर इसको हमने कहा कि जी ये ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है ना, ये एक पैरामीटर लेता है एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है। उसकी टाइप है एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ठीक है। और ये हमने उसका पैरामीटर का नेम रखा। ये नेम इसको देंगे, पैरामीटर देंगे तो ये हमें डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर देगा। अब इस ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर हमने क्यूरी लिखी है। कौन सी क्यूरी है ये, क्रिएट टेबल क्यूरी, ये टेबल क्रिएट करने की क्यूरी है। अब यहाँ पे क्यूरी के थ्रू हमने टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे ये देख लें, ये गौर से आप देख लें, यहाँ पे क्यूरी के अंदर आप स्मॉल कैपिटल यूज कर लें तो कोई इशू नहीं है, मिक्स केस का कोई इशू नहीं है। क्यूरी में मैं फिर बात बता रहा हूँ, जो क्यूरी है ये डबल कोट्स के अंदर, लेकिन इसके अलावा आप मिक्स केस यूज नहीं कर सकते। जहां पे आपने कैपिटल यूज किया है वहां पे आप कैपिटल ही यूज करेंगे। क्लास का नेम है या कोई वेरिएबल नेम है या कोई कीवर्ड है, तो वो जहां पे कैपिटल है वहां पे कैपिटल यूज करेंगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा। अगर आपने उसके उलट काम किया तो आपको एरर मिलना शुरू हो जाएगा, वो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरी में आपको एक दफा बता देता हूँ क्यूरी में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। टेबल क्रिएट करो, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एग्जिस्ट मीन अगर वो पहले से नहीं बना हुआ या पहले से डेटाबेस में नहीं है, तो फिर क्या करो, फिर क्रिएट करो टेबल को। टेबल का नाम क्या होगा, यूजर। यूजर वाला टेबल क्रिएट करो अगर वो पहले से क्रिएट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अगर वो पहले एक दफा क्रिएट हो गया तो दोबारा वो उसको ये क्यूरी रन नहीं होगी, फिर वो ये टेबल को क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद इसके कॉलम्स के नेम बताने हैं हमने, उसकी टाइप्स बतानी है, डेटा टाइप्स कॉलम्स की, तो वो यहाँ पे हम बता रहे हैं। अंडरस्कोर आईडी, इसका आईडी जो है, इसका पहला नाम जो है उसका नाम मैंने रखा अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी हम इसलिए रख रहे हैं, आप नाम रखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए रखता हूँ कि ये सिंपल कर्सर अडाप्टर में एक इसकी क्लास है, वहां पे जब हम लिस्ट शो करते हैं तो वहां पे हमें इसकी अगर किसी आइटम की आईडी यूज करनी पड़े तो फिर वो इस तरीके से उसकी आईडी लेता, कस्टम नेम से आईडी नहीं लेता। तो खैर ये तो एक कहानी थी, तो इसकी अभी वैसे जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं आईडी के तौर पे, ठीक है। उसकी टाइप मैंने क्या की, इंटीजर। उसको क्या किया, प्राइमरी की, उसको प्राइमरी की भी किया, इंटीजर भी बना दिया और उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया। मतलब जो आईडी होगी वो ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी, वो प्राइमरी की भी होगी और वो इंटीजर टाइप होगी। इंटीजर टाइप होगी तो तभी वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। अगर आप कैरेक्टर या टेक्स्ट को ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे तो आपको फौरन एरर आ जाएगा, ठीक है, वो आपको चलने नहीं देगा। यहाँ पे सिंटैक्स में एरर नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको रन करेंगे तो तब एरर आ जाएगा।
डेटाबेस जब क्रिएट करने लगे तब एरर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट नेम उसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट, लास्ट नेम उसकी टाइप टेक्स्ट, मोबाइल टेक्स्ट, ईमेल टेक्स्ट, पिन टेक्स्ट, एड्रेस, सिटी, यूजर टाइप, स्टेटस अप्रूव्ड टेक्स्ट। सबकी तकरीबन हम टेक्स्ट ही रखते हैं डेटा टाइप, सिवाय डेट को बल्कि टेक्स्ट ही रख लेते हैं। पिन के साथ टेक्स्ट क्यों रखेंगे? पिन के साथ टेक्स्ट इसलिए रखेंगे कि आप उसको इंटीजर भी रख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट मैंने इसलिए रख लिया कि एक जैसी सारी हो जाएगी। आप इंटीजर भी रख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटीजर अगर आप रखेंगे तो फिर वैलिडेशन में आपको वहां पे उसको चेक करना पड़ेगा कि ये जो है, खैर वो तो देगा ही जो है वो कोड, पिन कोड में तो देगा ही आपको इंटीजर में, नंबर भी शो करेगा उसके कीबोर्ड में भी। तो आप इंटीजर भी रख सकते हैं, ये गुड क्वेश्चन आपका, ये इसको आप इंटीजर भी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मोबाइल नंबर में हमने क्यों टेक्स्ट रखा हुआ है? इसमें भी तो सारे डीएक्स ही होते हैं ना, ये किसी ने नहीं पूछा। प्लस माइनस अगर मैं ना डालूं तो फिर, अगर मैं प्लस नहीं डालता, मैं 033552461 इस तरह कुछ लिख देता हूं मोबाइल नंबर, तो फिर ये तो सारे डीएक्स है। मैं ये कह रहा हूं मैंने इंटीजर क्यों नहीं रखा इसका इंटीजर इसलिए रखा कि इंटीजर की जो है ना वो आपकी लेंथ इतनी नहीं होती कि वो आपका सारा मोबाइल नंबर सेव करवा सके। वो फॉर एग्जांपल आपके हो सकता है 10 या 12 इंटीजर जो लेटर्स हैं या उसके जो नंबर्स हैं वो वहां तक सेव करवाए, तो ऊपर वाले जो नंबर होंगे वो सेव नहीं करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर किसी के हो सकता है 15-16 नंबर हो, ठीक है, वो 15-16 नंबर के आखिरी 3-4 वो ड्रॉप कर देगा, क्यों? उसका साइज जो है वो 32 बिट है, ये 16 बिट है, ठीक है, तो वो उसमें सेव नहीं करवाएगा। जो टेक्स्ट है इसमें सेव हो सकता है, ये इसका साइज ज्यादा होता है, तो इसमें आप 50, 60, 100, 200 जितना भी करवाना चाहें हो सकता है। टेक्स्ट एक बड़ी इसकी यूनिट है डेटा की, ठीक है, तो इसमें ज्यादा डेटा आप सेव करवा सकते हैं। तो उसमें वो, क्योंकि आपको अगर आप इंटीजर यूज करेंगे तो वो आपको इंटीजर की फॉर्म में देखेगा कि मुझे मेरे पास जो, अगर हाँ यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन करनी हो, जिस तरह हमने आईडी को इंटीजर रखा है क्योंकि हमने वहां पे उसको ऑटो इंक्रीमेंट करवाना था, जहां पे हमने कैलकुलेशन करनी है तो वहां पर हम इंटीजर डेसिमल उसी तरह रख लेते हैं, ठीक है। तो ये वजह थी इसको मोबाइल में रखने की। दूसरी वजह ये भी है, किसी ने अगर फॉर एग्जाम्पल +92 भी साथ लगाना है तो फिर वो आपका इंटीजर काम नहीं करेगा, फिर आप इंटीजर जो है वो प्लस नहीं लेगा, वो आपके उसके लिए फिर आपको टेक्स्ट ही यूज करनी पड़ेगी इसकी टाइप, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर हमने डेटाबेस को जो है वो क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसकी क्वेरी को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, क्रिएट टेबल क्यूरी, ये वाला जो जिसमें हमने क्यूरी को सेव करवाया है, ये सारी क्यूरी जब हमने लिख के वेरिएबल में सेव करवाया, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, इसको अब हमने करना है एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, db.execSQL। db कहां से आया, अब ये मुझे बताया जरा। ये देखें, ये db इसका पैरामीटर जो हमने देंगे ना इसको, वो db यूज करके तो उसका एग्जीक्यूट करेगा उसकी SQL क्यूरी को। एग्जैक्ट SQL का EXEC एग्जैक्ट या एग्जीक्यूट SQL पूरा फॉर्म इसका है, एग्जीक्यूट SQL। तो एग्जीक्यूट SQL की क्वेरी जो फंक्शन है हम वहां पे यूज करेंगे जहां हमने डेटा को मैनिपुलेट करना है, डेटा को देखना नहीं है, जस्ट डेटा को अपडेट करना है, डिलीट करना है या इंसर्ट करना है या क्रिएट करना है। क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इन चारों क्वेरीज में हम EXEC एग्जैक्ट SQL की जो क्वेरी है या जो फंक्शन है ये यूज करेंगे। जिस क्वेरी में आप देखेंगे क्रिएट आ रहा है, पहला वर्ड इंसर्ट आ रहा है, अपडेट आ रहा है, डिलीट आ रहा है, ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक आ रहा है तो आप ये फंक्शन यूज करेंगे। अब आगे भी देखेंगे तो हम यही फंक्शन यूज करेंगे। और अगर आपका यहाँ पे जो कीवर्ड है क्यूरी का वो सिलेक्ट आ रहा है तो फिर हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, फिर हम रा क्यूरी आई थिंक फंक्शन वो यूज करेंगे। रा क्यूरी है या इस तरह क्यूरी के साथ उसका फंक्शन है, यहाँ पे नीचे हमने बनाए हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो उसके बाद ऑन अपडेट का जो ऑन अपग्रेड का फंक्शन है, अगर हमने अपना डेटाबेस अपग्रेड किया तो उसके लिए फिर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, इसके लिए डेटाबेस, हमने इसको डेटाबेस का इंस्टेंस एक प्रोवाइड करना है और उसके बाद एक इंट टाइप आई और एक इंट टाइप i2। ये जो दो i और i1 है ये इसका जो है
ये इसके वर्जन है, ठीक है, एक इसका वर्जन है और एक इसका क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके, यहाँ पे इसने कोई नहीं बताया हुआ, ठीक है। खैर हम इसको यहाँ पे जो है ना एक वर्जन है इसका, वही देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल में ये वाला इसका वर्जन है I1 के नाम से जो है ना ये वर्जन है, तो इसकी हमें वैसे ज़रूरत कोई नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूरी हमने लिखी ड्रॉप टेबल करने की, तो यहाँ पे देखें ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट यूजर, जो यहाँ पे हमने यूजर का टेबल क्रिएट किया था उसको ड्रॉप करे, ठीक है, और एग्जेक्ट एसक्यूएल का फंक्शन यूज करके हम उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर दोबारा हम ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ये ऑन क्रिएट का जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया है, तो उसको कॉल करेंगे तो ये फंक्शन फिर चल जाएगा, और इसमें जो हमने क्यूरी लिखी है डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल क्रिएट किया वो दोबारा क्रिएट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो डेटाबेस है वो अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड मीन पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और नया डेटा उसमें हम डालना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन का फंक्शन है पब्लिक वॉइड रजिस्टर यूजर। अब यूजर रजिस्टर्ड करने के लिए हमने ये फंक्शन क्रिएट किया और इसके यहाँ पे ये पैरामीटर्स दिए हमने, ये रिटर्न हमें कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फंक्शन है जो रिटर्न नहीं करेंगे कुछ। टाइप क्या है इसकी, एक्सेस क्या है, पब्लिक, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, नाम क्या है, रजिस्टर यूजर, और ये इसके पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स हैं, स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल, पिन, ठीक है। ये जितने भी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे ना, वो उतने ही हम यहाँ पे इसको देंगे रजिस्टर्ड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें यूजर टाइप भी आ गई, ठीक है, तो किस टाइप का यूजर हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो भी आ गई, वो वाले बिल्कुल। जितने भी लेआउट में आपने फील्ड्स बनाए हैं वो सारे आपने यहाँ पे बताने हैं। क्यों, उन फील्ड से डेटा लेके हमने यहाँ पे इस फंक्शन को देना है, तो ये फंक्शन फिर हमें क्या करके देगा, इंसर्ट की क्यूरी के थ्रू इंसर्ट करवाएगा डेटाबेस में। यहाँ पे देखें डेटाबेस का नाम हमने रखा था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल, पिन, जो हमने डेटाबेस में यूजर का टेबल बनाया था ना उसके कॉलम्स रखे हुए हमने ये, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऊपर देखें ना ये यहाँ पे हमने ये बनाया था, ठीक है। आईडी को हमने छोड़ दिया, इसमें डेटा नहीं इंसर्ट कर रहे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंट है। जो चीज ऑटो इंक्रीमेंट है उसको हम डेटा नहीं देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखें आईडी को यूज ही नहीं किया, आईडी का कॉलम हमने यहाँ पे दिया ही नहीं है। हम डायरेक्ट कहाँ से शुरू हुए, ये फर्स्ट नेम थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल, ईमेल, पिन, एड्रेस, ठीक है, यूजर टाइप सारे यहाँ पे हैं। और फिर उसके बाद वैल्यूज के अंदर हमने क्वेश्चन मार्क्स डाले हुए हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद कॉमा, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद कॉमा, इस तरह हमने क्वेश्चन मार्क डाले हैं। जितने ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स हैं हमारे पास, तो 9 कॉलम्स के ही बराबर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स डालेंगे। हर कॉलम के लिए एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों डाला है, इस क्वेश्चन मार्क के साथ हम वैल्यू अटैच करेंगे। वो वैल्यू कहां से आएगी, वो वैल्यू आएगी लेआउट से। लेआउट से जो हमारे फील्ड्स बने हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस बने हैं, उन टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यू आएगी हमारे पास इन क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर। जब इन क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर आएगी वैल्यू, तो वो वैल्यू इन कॉलम्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगी जब हम इसकी इंसर्ट क्यूरी को कॉल करेंगे। अब ये वैल्यूज, ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, इनके ऊपर वैल्यूज कैसे होंगी, उसके लिए नीचे हमने एक और लाइन लिखी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस को राइटेबल करना है। मतलब हमने जो SQLite डेटाबेस हमने यूज करना है यहाँ पे, उसको हमने ऊपर क्रिएट तो कर लिया है, टेबल भी हमने बना लिया, लेकिन अब उसको हमने यूज करना है। यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, SQLite डेटाबेस, उसकी टाइप हमने बताई और उसका नाम हमने रख दिया, उसका ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया DB इक्वल गेट राइटेबल डेटाबेस। तो जब हम ये फंक्शन यूज करते हैं गेट राइटेबल डेटाबेस, तो वो फिर हमें राइटिंग के लिए, डेटाबेस के ऊपर राइटिंग के लिए, मतलब उसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या अपडेट करने के लिए हमें वो डेटाबेस प्रोवाइड कर देता है। अब हमारे पास ये जो DB का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस हमें अवेलेबल हो गया है राइट करने के लिए, कुछ राइट करने के लिए, जो भी राइट करना है हमने। तो हमने यहाँ पे राइट क्या करना है, हमने इंसर्ट की क्यूरी लिखनी है, मतलब इंसर्ट की क्यूरी इसके ऊपर एग्जीक्यूट करवानी है। तो क्यूरी हमने लिख ली है, उसको हमने वैल्यूज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क्स दे दिए हैं। अब इन क्वेश्चन मार्क्स के साथ हमने वैल्यूज डालनी है, उनको अटैच करवाना है वैल्यूज को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें पहले ये इसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी था SQLite डेटाबेस का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DB जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया इसका, ये अब यूज करेंगे DB डॉट
EXEC एग्जीक्यूट SQL। तो ये फंक्शन हमने यूज किया, उस फंक्शन में हमने पहला पैरामीटर तो दे दिया क्यूरी का, दूसरा पैरामीटर हमने एक अरे देनी है इसको, ये हमने देखें एक अरे बनाई है, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग। अरे की टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। और ये अरे का सिंबल है, जहां पे आपको ये दो सिंबल मिलेंगे, जो दो ब्रैकेट मिलेंगे, यहाँ पे आप समझ लेंगे ये अरे का सिंबल है। तो अरे की टाइप क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। और इन ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी आप देंगे वो उस अरे की वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपने उसी सीक्वेंस में देनी है जिस सीक्वेंस में आपने ये कॉलम्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे ना, तो आपके हो सकता है लास्ट नेम में मोबाइल नंबर सेव हो रहा हो, और हो सकता है ईमेल में एड्रेस सेव हो रहा, अगर आपने उसी तरह उसको चेंज कर दिया। तो इसलिए जरूरी है कि जो सीक्वेंस आपका ये वाला है वही सीक्वेंस आप ये वाला रखेंगे। ये कहां से आए हैं? ये आपके ये जो आपने पैरामीटर ऊपर पास किए हुए ना फंक्शन को, ये यहां से हमने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। और ये वाला जो लास्ट वाला आपका पैरामीटर है ना, ये है स्टेटस अप्रूव्ड का। ये हमने यहाँ पे स्टेटस अप्रूव्ड का जो पैरामीटर है हमने यहाँ पे नहीं दिया, यूजर टाइप तक दिए हुए, यहाँ पे देखें यूजर टाइप तक दिए हुए। स्टेटस अप्रूव्ड इसके लिए क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे स्टेटस अप्रूव्ड की जगह पे हमने नो लिख दिया है। क्यों नो लिखा है? क्योंकि जब यूजर रजिस्टर करेगा तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही ऑटोमेटिकली खुद से तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव तो नहीं ना होनी, अप्रूव तो करनी है एडमिन ने। तो एडमिन ने जब अप्रूव करनी है तो उसको पता होगा कि कौन सी अप्रूव हो गई है, कौन सी अप्रूव नहीं हुई। तो इसलिए जब यूजर रजिस्टर करता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी अप्रूविंग का जो स्टेटस है वो नो होगा। तो इसलिए हमने उसका बाय डिफॉल्ट स्टेटस नो डाल दिया। अप्रूव का जो स्टेटस है अभी अप्रूव नहीं है, तो जिसको यूजर एडमिन अप्रूव करेगा, अप्रूव पे क्लिक करेगा, उसका स्टेटस फिर वहां पे अपडेट हो जाएगा, वो यस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने स्ट्रिंग टाइप जो है वो डाल दिया है टेक्स्ट, ठीक है, और उसमें हमने लिख दिया है नो। नो मीन्स अप्रूव नहीं हुआ अभी दे। फिर उसके बाद हमने डेटाबेस को क्लोज कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने? स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल बनाया क्यूरी के नाम से, उसमें हमने क्यूरी लिखी, इंसर्ट की। फिर डेटाबेस को हमने ओपन किया, ठीक है। ओपन कैसे किया? गेट राइटेबल डेटाबेस फंक्शन कॉल करके, ठीक है। उसके बाद फिर उस डेटाबेस को यूज करके हमने जो फंक्शन ऊपर क्यूरी बनाई थी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट एसक्यूएल का फंक्शन यूज किया। फिर उसके बाद हमने उस फंक्शन को डेटाबेस को क्लोज कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप डेटाबेस को क्लोज नहीं करेंगे तो डेटा लीकेज के चांसेस होते हैं, तो वो फिर मैसेज भी देता है। उसके बाद फिर हमने टोस्ट मैसेज शो कर दिया कि जी आप जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं और वेट फॉर अप्रूवल। तो आप अपनी अप्रूवल के लिए वेट करें, ठीक है। तो अप्रूवल कौन करेगा? अप्रूवल करेगा एडमिन। तो यहां पे फिर हमने फंक्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जब फंक्शन क्लोज कर दिया, किधर गया ये? जब फंक्शन क्लोज कर दिया, बल्कि ये तो इधर आ गया, यहाँ पे फंक्शन जब हमने कर दिया क्लोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट फंक्शन शुरू कर लिया हमने। नेक्स्ट फंक्शन में क्या है? डुप्लीकेट ईमेल, स्ट्रिंग टाइप ईमेल। स्ट्रिंग टाइप हमने वेरिएबल उसको एक पैरामीटर पास किया ईमेल के नाम से, और यहाँ पे डुप्लीकेट ईमेल को हमने बूलियन टाइप जो डेटा है वो रिटर्न करवाना है, ठीक है। ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स या ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये फंक्शन हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसको ना हम यहाँ पे समराइज करते हैं, इसको बाद में हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ डुप्लीकेट तक की जो रजिस्ट्रेशन हुई थी ना, जिस फंक्शन तक हम इसको करते हैं डिटेल में, आगे हम इसको बाद में देखेंगे। अभी हम अपना जो ये फंक्शन आपने यूज कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उन इंटरफेसेस पे आपने कैसे ये फंक्शन यूज करने हैं या मैंने कैसे यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट ईमेल का फंक्शन है। जब हम ये फंक्शन यूज करेंगे तो इसको ईमेल एड्रेस पास करेंगे तो ये हमें ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रिटर्न करेगा कि ये डुप्लीकेट है कि नहीं। फिर गेट यूजर डेटा का फंक्शन है, तो गेट यूजर का डेटा का फंक्शन जो है ये हमें रिटर्न करता है एक अरे, स्ट्रिंग टाइप अरे, ठीक है। और ये लेता क्या है? ये हमसे एक अदद यूजर आईडी लेता है, उस यूजर का जो डेटा है वो हमें अरे की फॉर्म में रिटर्न करता है। फिर नेक्स्ट देखें तो लॉगिन यूजर है, तो जब हम लॉगिन यूजर करते हैं तो उसको ईमेल और पिन की जरूरत होती है। ईमेल और पिन हम इसको देंगे तो ये हमें स्ट्रिंग टाइप डेटा रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग टाइप डेटा जो रिटर्न करेगा वो होगा इसका लास्ट नेम। यहाँ पे देखें लास्ट नेम हमने इसको रिटर्न करवाया हुआ है।
तो जब हम लॉगिन कर देगा यूजर तो वो लास्ट नेम उसका हमें मिल जाएगा। अगर लास्ट नेम हमें उसका नहीं मिलेगा, लास्ट नेम अगर हमें उसका एम्प्टी मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि यूजर ने लॉगिन नहीं किया, उसका पिन नंबर या ईमेल गलत है, ठीक है, या उसका जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड का वो नो है, नो होगा फिर भी वो लॉगिन नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे है एक्सेप्ट रिक्वेस्ट का, जिस यूजर का आईडी हम देंगे उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है, तो वो फिर हमें ये भी वॉइड ही रिटर्न करेगा, लेकिन ये एक अदद हमें आईडी लेगा रिक्वेस्ट का, ठीक है। और फिर आप अगर देखें तो रिजेक्ट रिक्वेस्ट है, तो जिसको रिजेक्ट करेगा एडमिन, तो उसके लिए हमें उसका एक आईडी देना पड़ेगा, उस रिकॉर्ड का आईडी देंगे तो उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, उस डेटाबेस में से डिलीट कर देगा, वो फिर दोबारा उसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, तब जाके वो एक्सेप्ट होगी। फिर यहाँ पे देखिए गेट ऑल रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे टाइप क्या है, कर्सर। कर्सर आप समझिए कि एक लॉजिकल टाइप का टेबल है, ठीक है। हम जब डेटाबेस SQLite डेटाबेस से डेटा एक्सेस करते हैं तो वो कर्सर की फॉर्म में हमें डेटा रिटर्न करता है। अब उस कर्सर में से हम डेटा जो है वो लूप के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे हमने उस कर्सर को जो है वो रिटर्न करवाया हुआ है, वो लॉजिकल टेबल जो है जो हमने डायरेक्ट एक्सेस किया है डेटाबेस से, उसको ही हमने रिटर्न करवाया है। तो ये फंक्शन है इसमें डेटाबेस हेल्पर फाइल में। अब इन फंक्शन में से जो मैंने यूज किया है, दो फंक्शन यहाँ पे रजिस्टर वाली एक्टिविटी में यूज हुए हैं। अभी हम पहले रजिस्टर्ड की एक्टिविटी जो है वो उसको देखते हैं कि उसमें हमने क्या किया है। हम चलते हैं लेआउट पे और रजिस्टर्ड वाली एक्टिविटी पे चलते हैं, ठीक है जी। ये रजिस्टर्ड की एक्टिविटी पे आ गए हम और यहाँ पे हम इसका डिज़ाइन देखते हैं, ये इसका डिज़ाइन आ गया। ये डिज़ाइन है जी, ठीक है। अब इसके ऊपर जितने भी ये हमारे फील्ड्स हैं, जब हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो उन फील्ड्स का डेटा हमें मिलना चाहिए। तो ये रजिस्टर्ड एक्टिविटी की जो है हमारे जावा फाइल है, ठीक है। इसमें देखें जैसे आपने किया वैसे ही मैंने किया हुआ है। स्पिनर को अलग से ले लिया, ठीक है, उसकी टाइप हमने अलग से बना ली है, बाकी एडिट टेक्स्ट जो है उनको एक ही बना लिया, ठीक है। उसके बाद इनको हमने यहाँ पे फाइंड बाई आईडी उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है, फाइंड व्यू बाई आईडी। और यहाँ पे देखें यूजर टाइप जो है वो क्या है, स्पिनर, और स्पिनर को हमने उसकी आईडी दे दी है। और उसके बाद रजिस्टर व्यू, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया रजिस्टर्ड का, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर्ड का जो फंक्शन हमने बनाया है, ये फंक्शन हमने अटैच करवाया है इस बटन के साथ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें एट्रीब्यूट्स में तो यहाँ पे आपको ऑन क्लिक का जो फंक्शन है इसका, यहाँ पे देखें ये रजिस्टर्ड का जो फंक्शन है ये हमने अटैच करवाया है इसके ऑन क्लिक के साथ, और ये रजिस्टर्ड का बटन है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसके मैं स्प्लिट करूँ, तो स्प्लिट में मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये बटन का कोड आ गया। और इसके ऑन क्लिक पे जाएं तो ऑन क्लिक पे मैं कर्सर जो है वो रखता हूँ और कंट्रोल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और कर्सर लेके आता हूँ रजिस्टर पे, तो ये फंक्शन जहाँ पे क्रिएट हुआ होगा ना, और क्लिक करता हूँ मैं, तो जहाँ पे क्रिएट किया ये कर्सर मेरा उधर ले आएगा। कहाँ लेके आया कर्सर, ये रजिस्टर्ड एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर लेके आया। तो यहाँ पे ये वो कह रहा है कि ये आपने फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया जो आपने वहाँ पे यूज किया, और इसके साथ हमने व्यू वी, ये वेरिएबल भी हमने ये भी इसको पैरामीटर पास करना है व्यू का। अब यहाँ पे देखिए हमने डेटाबेस हेल्पर, जो हमारी ये फाइल है ना डेटाबेस हेल्पर, इसको हमने यूज किया है, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, हेल्पर, उसका नाम रखा हेल्पर इस ऑब्जेक्ट का। और फिर हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। और उसके बाद हम उसी क्लास फाइल का नेम यूज किया डेटाबेस हेल्पर, और उसको हमने एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया। ये कहां से आया डेटाबेस हेल्पर और ये कॉन्टेक्स्ट, दिस मीन्स ये जो हमारी एक्टिविटी है रजिस्टर्ड एक्टिविटी, इसका कॉन्टेक्स्ट ले। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमने जो बनाया था ना, ये फंक्शन डेटाबेस हेल्पर, यहाँ पे देखें ये फंक्शन है और इसको एक पैरामीटर है कॉन्टेक्स्ट, तो यही फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर है ना ये इसका, तो ये कंस्ट्रक्टर ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और इसका एक पैरामीटर जो है दिस, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने इसका क्रिएट कर दिया, और उसको हमने कहा कि जी इसका एक फंक्शन पैरामीटर दिस जो कॉन्टेक्स्ट का लेगा ये दिस। अब यहाँ पे जितने भी हमने व्यूज क्रिएट किए थे या कंट्रोल बनाए थे, उनको अब हमने यूज करना है, अब उनकी बारी आई है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने उनको व्यूज़ को लेके तो उनका डेटा एक्सेस करना है, जो भी उनमें टेक्स्ट लिखा है वो एक्सेस करके तो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में सेव करवा लेना है, ठीक है, जिस तरह मैंने करवाए हुए यहाँ पे। आपने भी ऐसे ही करवाए होंगे, किया है, इतना किया किसी ने, यहाँ तक किया किसी ने? अगर नहीं किया तो आप लोग करें, क्योंकि ये आप करेंगे तो आपका काम चलेगा, अदरवाइज वाइवा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप करेंगे नहीं ना तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगी, ये मैं सीधा बता दूं। अभी हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के ऊपर से गुजर रही हो, क्यों? क्योंकि जिन्होंने किया नहीं उनको नहीं समझ आ रही होगी, और जिन्होंने किया उनको समझ आ रही होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया है, वैलिडेशन लगाई है इन पे, ठीक है, इनको हमने चेक किया है। FN क्या है, हमने फोन नंबर फर्स्ट नेम का जो है वो हमने वेरिएबल नेम बनाया है, FN.isEmpty। तो हमने इसको कहा है कि जी अगर ये empty इक्वल ट्रू है या ये empty है तो फिर क्या करे, फिर चेक करे कि लास्ट नेम जो है वो empty है, इनमें से कोई एक भी empty है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया है, इनमें से एक भी कोई empty है तो फिर क्या करे, ये टोस्ट मैसेज हमें शो करवा दे। अगर कोई भी empty नहीं है, सबके अंदर डेटाबेस, सबके अंदर हमने डेटा डाला है, तो फिर वो क्या करे, एल्स इफ हेल्पर डॉट डुप्लीकेट ईमेल, तो फिर वो क्या करे, यहाँ पे देखें हेल्पर डेटाबेस हेल्पर के अंदर हमने डुप्लीकेट ईमेल का फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, ये देखें डुप्लीकेट ईमेल, इसको हम ईमेल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कहा है कि अगर तो ये सारे जो है वो अनफिल्ड है, फिल्ड है, कोई भी empty नहीं है, तो फिर क्या करे, फिर चेक करे कि जो ईमेल वाला है, ठीक है, वो क्या है, डुप्लीकेट ईमेल। अगर ईमेल जो है वो डुप्लीकेट है, ठीक है, यहाँ पे देखें EM क्या है, ईमेल। तो हमने कहा कि जी ये ईमेल को देखो, ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स में अगर कुछ डला हुआ है और वो डुप्लीकेट है, ठीक है, इक्वल ट्रू, अगर वो डुप्लीकेट है, ऑलरेडी वो ईमेल हमारे डेटाबेस में है, तो फिर क्या करें, दिस ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप उसको मैसेज शो करवा दो कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और अगर वो ईमेल भी नया है और सारे फील्ड्स जो है वो फिल्ड हैं, empty कोई नहीं है, तो फिर क्या करेगा, फिर एल्स में आ जाएगा, एल्स हेल्पर डॉट रजिस्टर यूजर। तो यहाँ पे देखें रजिस्टर यूजर का जो फंक्शन हमने बनाया था, ये इसको हम यहाँ पे सिंपल एक लाइन से कॉल किया तो हमारा यूजर जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। वहां पे एक दफा हमने उनको फंक्शन को बनाना है और यहाँ पे हम फिर इसको ऐसे यूज कर लेंगे। अब जब ये रजिस्टर्ड यूजर है तो इसके देखें, ये रजिस्टर्ड यूजर जो हमने बनाया था उसके ये पैरामीटर थे, पहला पैरामीटर फर्स्ट नेम, दूसरा लास्ट नेम, इसी तरह जिस तरह ये पैरामीटर्स हैं उसी तरह हमने फिर इनको ये पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं। अब ये UT क्या है, यहाँ पे ये UT क्या है, यूजर टाइप। तो ये यूजर टाइप आप लास्ट पे ही देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कर्सर रखता हूँ तो इसके अंदर देखें यूजर टाइप जो है वो लास्ट वाला पैरामीटर है। तो जिस हिसाब से ये पैरामीटर्स हमने वहां पे डिफाइन किए उसी हिसाब से आप इसको ये पैरामीटर देंगे। अगर आप ये पैरामीटर आगे पीछे कर देंगे तो इसको कोई मसला नहीं होगा, ये अपना काम करेगा। लेकिन होगा क्या, होगा ये कि आपका डेटा जो है वो गलत इंसर्ट होगा। गलत कैसे इंसर्ट होगा? हो सकता है वो ईमेल की जगह पे फर्स्ट नेम डाल दे और फर्स्ट नेम की जगह पे मोबाइल नंबर डाल दे, ठीक है, वो जिस तरह आपने इसको मैप किया होगा। इसलिए इसका जो सीक्वेंस है वो एक जैसा होना जरूरी है। अगर एक जैसा नहीं होगा तो फिर आपका डेटा लॉजिकली गलत होगा, सिंटैक्टिकली ठीक होगा, मतलब उसका लॉजिक ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर हम उसको लॉगिन एक्टिविटी पे शिफ्ट करेंगे, लॉगिन एक्टिविटी उसको लेके जाएंगे और स्टार्ट एक्टिविटी करवा देंगे और दिस डॉट फिनिश। अब दिस क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट है, दिस मींस ये रजिस्टर्ड एक्टिविटी, इसको क्या करे, फिनिश कर दे, इसको फिनिश कर देगा। फिनिश मीन इसको क्लोज कर देगा, इसको बंद करवा देगा, बैकएंड पे ये खुली नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये इतना सा कोड है इसका रजिस्ट्रेशन का। क्यों? इसके बैकएंड पे हमने ये रजिस्टर्ड यूजर का कोड इतना जो लिख लिया ना, उसकी वजह से हमें यहाँ पे बड़ा साफ सुथरा नीट क्लीन नजर आ रहा है, ठीक है। अगर हमने वो कोड भी यहाँ पे डाला होता तो ये काफी कम्प्लेक्स हो जाना था, आपको समझने में भी मुश्किल हो जाना था, ठीक है। तो इसके साथ जब हम लॉगिन एक्टिविटी है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें लॉगिन एक्टिविटी, तो लॉगिन एक्टिविटी में हमने उसी तरह पिन नंबर, ईमेल और फिर स्ट्रिंग लास्ट नेम। लास्ट नेम में हमने जो है वो उसको इनिशियलाइज करवाया है एम्प्टी स्ट्रिंग से, इसमें हम लास्ट नेम सेव करवाएंगे जो हमें रिटर्न करेगा लॉगिन वाला फंक्शन। तो इसमें भी हमने उसी तरह जो हमारे ईमेल और पिन नंबर हैं उनको फाइंड व्यू बाई आईडी किया और उसके बाद फिर हमने लॉगिन का फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया और ये लॉगिन का फंक्शन जो है ये लॉगिन बटन के साथ हमने अटैच किया हुआ है, ठीक है, ये याद रहे।
ठीक है। और इसके अंदर फिर हमने उसी तरह डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको दिस कॉन्टेक्स्ट पास किया, उसका नाम हेल्पर रखा। और अब हमने जो यहाँ पे हमारे व्यूज थे उनको हमने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाया, उनका डेटा जो है वो स्टोर करवाया। डेटा कैसे स्टोर करते हैं, ये आप लिखेंगे नेम अपने व्यू का टेक्स्ट बॉक्स का, और फिर उसके बाद डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, टेक्स्ट को लेके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाएगा तो फिर ये आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं देता ना, ये स्ट्रिंग नहीं डालता, तो ये अब मस्ती करेगा, ये कहेगा कि जी ये आपने जो डेटा लिया हुआ है ना ये स्ट्रिंग में नहीं है, ये पता नहीं किस नेचर में है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसको स्ट्रिंग डालना जरूरी है। ठीक है, समझ आ गई है। तो डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता है, जो डेटा वो लेता है टेक्स्ट बॉक्स से उसको कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में और फिर सेव करवा देता है कहाँ पे, ये इस वेरिएबल में। ठीक है, इन दोनों को हमने चेक किया, अगर तो ये जो है वो एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर एल्स पे जाएगा, अगर एम्प्टी है तो फिर ये मैसेज शो करवा देगा। एल्स में क्या किया, एल्स में हमने एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया, उसका नाम था हेल्प लास्ट नेम, ये ऊपर हमने वेरिएबल क्रिएट किया था। इस वेरिएबल को हमने असाइन करवाना है क्या चीज, जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा, हेल्पर डॉट लॉग इन यूजर। डेटाबेस हेल्पर फाइल के अंदर जो हमने लॉग इन यूजर का फंक्शन बनाया है और उसके दो पैरामीटर थे, ईमेल और पिन नंबर। तो ये दो पैरामीटर हमने दिए, जब ये दो पैरामीटर हम देंगे तो ये फंक्शन जो है वो रन होगा और ये हमें स्ट्रिंग टाइप डेटा रिटर्न करेगा। वो जो स्ट्रिंग टाइप डेटा होगा वो होगा लास्ट नेम, जो यूजर लॉग इन कर रहा है उसका लास्ट नेम होगा। यहाँ पे हमने इसको लास्ट नेम का जो वेरिएबल है इसमें हमने सेव करवा लिया उसका लास्ट नेम जो इसने रिटर्न किया है। इसने रिटर्न कहाँ से किया है, यहाँ पे ये देखें, लॉगिन यूजर का फंक्शन हमने कॉल किया, इसने दो पैरामीटर लिए, ईमेल और पिन नंबर, और यहाँ पे इसने लास्ट नेम जो है वो इसका रिटर्न किया है। और इसके अंदर देखें, आपने क्यूरी देखें सिलेक्ट की लिखी हुई है, और इसमें जो कर्सर जो हम क्यूरी यूज कर रहे हैं वो फंक्शन जो यूज कर रहे हैं वो रा क्यूरी का, ठीक है, रा क्यूरी का फंक्शन यूज कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं, तो जब इसके दोनों एम्प्टी नहीं होते, ठीक है, दोनों ईमेल और पिन नंबर, ठीक है, एम्प्टी नहीं होते तो फिर यहाँ पे आ जाता है लास्ट नेम। लास्ट नेम में क्या करेगा, लॉगिन यूजर जब कर जाएगा तो उसका लास्ट नेम वाले वेरिएबल में डेटा सेव कराएगा जो उसने रिटर्न किया होगा। अगर तो लॉगिन हुआ है तो कुछ उसका जो भी लास्ट नेम था वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसने लॉगिन नहीं किया, मतलब उसका ईमेल गलत है या पिन नंबर गलत है, तो फिर इस लास्ट नेम में एम्प्टी ही रहेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और फिर इसको हमने टेस्ट किया है। टेस्ट कैसे किया है, इफ स्टेटमेंट लगा के, इफ लास्ट नेम डॉट इज एम्प्टी, अगर लास्ट नेम जो है वो एम्प्टी है, उसमें डेटा नहीं आया, लास्ट नेम उसमें नहीं सेव हुआ, तो फिर क्या करेगा, फिर वो मैसेज हो करेगा इनवैलिड पिन आर रिक्वेस्ट नॉट अप्रूव, या तो आपकी ईमेल जो है वो गलत है या पिन गलत है या आपका जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, फिर अगर ये इसके अंदर लास्ट नेम आ गया है, कुछ सेव हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे उसको कहेंगे कि जी आप क्या करें, इंटेंट क्रिएट करें एक, और होम एक्टिविटी पे इसको ट्रांसफर कर दें, और आई डॉट पुट एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, लास्ट नेम तो है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं है। ये लास्ट नेम जो है ये वेरिएबल नेम है। यहाँ पे ऊपर देखें ना, मैंने पहले बताया है आपको स्टार्ट पे, ये वेरिएबल नेम हमने बनाया है लास्ट नेम के नाम से, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। मैं वही बताने लगूँ ना, अभी ये इसका यूज आ रहा है ना, इसलिए बनाया है ताकि हम जब होम एक्टिविटी जाए ना तो हमें पता चले कौन बंदा लॉगिन हुआ है, उसका लास्ट नेम हमें शो हो वहां पे। ठीक है, समझ आइए कि नहीं। तो यहाँ पे हमने लास्ट नेम का वेरिएबल जो है इसके अंदर हमने डेटा सेव करवाया, क्या, लॉगिन यूजर के थ्रू जो हमें लास्ट नेम मिला ना, उस यूजर का जो लास्ट नेम मिला वो लास्ट नेम हमने यहाँ पे सेव करवा लिया। अगर लॉगिन कर दिएगा तो उसका लास्ट नेम आएगा हमारे पास, जो लास्ट नेम आएगा वो हमने यहाँ पे सेव करवा लिया। और फिर इसको हमने टेस्ट किया कि लास्ट नेम अगर उसमें सेव हुआ है तो फिर एल्स पे जाएगा, अदरवाइज वो ये शो करेगा मैसेज। ये जब लास्ट नेम आएगा उसका और लॉगिन करेगा तो फिर क्या आएगा, फिर यहाँ पे हम एक इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं होम एक्टिविटी पे जाने के लिए। अब इस इंटेंट के साथ हम थोड़ा सा डेटा भी सेंड करेंगे। अब डेटा कौन सा होगा, वो जो लास्ट नेम हमने यहाँ पे एक्सेस किया ना, वो लास्ट नेम हम इस होम वाली एक्टिविटी पे सेंड करेंगे। ठीक है,
तो सेंड करने के लिए डेटा हम यूज करते हैं आई डॉट पुट एक्स्ट्रा। आई क्या है, ये वाला इंटेंट जो क्रिएट किया है इसका ऑब्जेक्ट आई, उसके साथ जब हम डॉट डालेंगे तो पुट एक्स्ट्रा का फंक्शन हम यूज करेंगे, पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, हम इसके इस इंटेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। और उस पुट एक्स्ट्रा का ये की नेम है और ये डेटा है, और ये जो की है ये हमने नाम वही नाम रखा जो हमारा डेटा का नाम है, वो हमने नाम रखा लास्ट नेम, और यहाँ पे डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया ये वाला डेटा जो है, ठीक है, जो लास्ट नेम हमें मिला था। तो फिर क्या किया हमने, स्टार्ट एक्टिविटी आई, तो ये वाला जो इंटेंट था इसकी एक्टिविटी हमने स्टार्ट कर दी और इस एक्टिविटी को फिनिश कर दिया। ये जो हमारी लॉगिन की एक्टिविटी है इसको हमने फिनिश कर दिया। तो जब ये होम एक्टिविटी जाएगा तो वहां पे हम ये वाला जो इंटेंट हमें यहाँ पे हमने सेंड किया है ये हम वहां पे इसको एक्सेस कर लेंगे, तो फिर हमें वहां पे इसका लास्ट नेम भी नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज हैं। इसी तरह आप यहाँ पे अगर आप देखें तो होम की एक्टिविटी है। अब होम की एक्टिविटी अगर आप देखें तो ये देखें, ये यहाँ पे हमने क्या किया है, स्ट्रिंग ln फ्रॉम इंटेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया जी, लास्ट नेम फ्रॉम इंटेंट। यहाँ पे जो हमारे पास होम एक्टिविटी है ना, तो होम एक्टिविटी में हमने एक अदद जो है वो टेक्स्ट व्यू बनाया हुआ है। ठीक है, किधर गई होम एक्टिविटी, ये देखें यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट व्यू बनाया है, ये देखें वेलकम लास्ट नेम, तो यहाँ पे वेलकम आएगा, उस बंदे का साथ लास्ट नेम आएगा। तो इसका जो आईडी है वो हमने रखा हुआ है नेम अंडरस्कोर लास्ट नेम अंडरस्कोर होम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे होम की एक्टिविटी पे तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू एक डाला है। आदिल भाई चले एक ये भी बना ले, एक और बनानी है अभी, वो मैं आपको बताता हूँ, ये दो आप भी बना लें। ठीक है, तो अभी ठहर जाइए, मैं बताता हूँ आपको, फिर आप बना लें। पहले ये थोड़ा सा बस है, इसको देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या क्या करना है। तो इसमें जस्ट एक आपने जो है वो टेक्स्ट व्यू ही डालना है, उसको सेंटर में कर लें, और वो टेक्स्ट व्यू का आईडी आपने चेंज कर लेना है। ठीक है, और आईडी चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही टेक्स्ट व्यू जो है उसका आईडी यूज करना है। ठीक है, और फाइंड व्यू बाय आईडी इसी तरह करना है आपने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्रिएट किया ln लास्ट नेम फ्रॉम इंटेंट। ये जो लॉगिन वाली एक्टिविटी से जो मैंने ये इंटेंट सेंड किया था ना पुट एक्स्ट्रा के थ्रू, वो मैं यहाँ पे अब एक्सेस करने लगा हूँ। वो कैसे एक्सेस करेंगे, गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पुट एक्स्ट्रा, और ये पुट एक्स्ट्रा क्या है, स्ट्रिंग टाइप था, इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। कहाँ से पता चलेगी, ये। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग टाइप एक्स्ट्रा डेटा हमने सेंड किया है वो एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रिंग टाइप का हमने यहाँ पे एक्सेस करना है। कैसे, गेट इंटेंट ये फंक्शन है, डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और इसको हम उसका की दे देंगे, जो की हमने वहां पे रखी थी। की का नाम हमने क्या रखा था, लास्ट नेम डबल कोट्स के अंदर। तो वही जब हमने इसको की दी तो यहाँ पे फिर हमें ये क्या करेगा, लास्ट नेम उसका इस वेरिएबल में सेव करवा देगा। अब हम यही लास्ट नेम जो सेव हुआ है इस वेरिएबल में, इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। कहां पे, लास्ट नेम, ये वाला जो हमने टेक्स्ट व्यू बनाया था इसका आईडी डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट हम यूज करते हैं किसी के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के, वो टेक्स्ट व्यू है तो उसके लिए भी ये यूज होगा, वो आपका एडिट टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके लिए भी ये सेट टेक्स्ट का यूज होगा। अगर आपने उसके ऊपर कोई चीज डिस्प्ले करवानी है, उस पर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आप सेट टेक्स्ट का फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। और इसमें आप क्या करेंगे, मैंने जो फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग लिखी है वेलकम और फिर प्लस डाला, मैंने प्लस क्यों डाला है, कनकैटिनेट करने के लिए। किसको, इस वेलकम वाली स्ट्रिंग को किसके साथ, इस स्ट्रिंग के साथ। ये स्ट्रिंग क्या है, लास्ट नेम फ्रॉम इंटेंट। जो इंटेंट से मैंने लास्ट नेम लिया है, मतलब जिस यूजर ने लॉगिन किया है उस यूजर का लास्ट नेम मैंने यहाँ पे अटैच करवा दिया, उसके साथ कनकैटिनेट करवा दिया। ठीक है, तो इस तरह करेंगे तो आपके पास वो जो है आ जाएगी, उसकी लास्ट नेम उसका डिस्प्ले हो जाएगा होम स्क्रीन पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक है, तो वो आप फिर ले लेंगे, मैं स्क्रीनशॉट इसके ले लेता हूँ और वो स्क्रीनशॉट आपको फिर मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, वो आप ले लेंगे। दो चीज़ें हैं, एक ये बल्कि इसी में आपको पता चल जाएगा। एक तो ये वाला है होम एक्टिविटी का, और दूसरा है रो अंडरस्कोर आइटम, ये भी आपने नहीं बनाई होगी।
ये भी आपने बनानी है। इसमें क्या करना है, इसमें जस्ट आपने यहाँ पे ईमेल एक टेक्स्ट व्यू डाल देना, ईमेल टॉप पे एक ही, ठीक है, और उसका आईडी आपने ये रख देना है रो व्यू या टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर रो आइटम, ये आपने इस तरह कुछ आपने इसका आईडी रखना है, इसका भी आईडी रखना है, और ये जो आपके पास होम पे एक्टिविटी है इसका भी आईडी रखना है। इसको आप सेंटर में अलाइन कर लेंगे और इसको आप जो है वो टॉप पे कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर पे असाइन करेंगे, इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन टॉप से और लेफ्ट राइट से दे देना आप, बाकी इस तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम उसका ईमेल जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। अब नेक्स्ट जो कोड फाइल है वो मैं अभी एक दो दिन में मैं आपको वो उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, वो आप उसमें लिख लें, और उसके बाद फिर कोई इशू होता तो हम उसको देख लेंगे, और जो ठीक है बाकी हम वीडियो के बाद बात करते हैं।